हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आपका कल 7 तारीख को आपका पेपर है, पेपर 4th बीएड सेकेंड ईयर का। तो दोस्तों, उसी के लिए ये आपका पार्ट सेकंड आया है। पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका, अगर आप उसको नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी गई है। तो आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करिएगा। चलिए दोस्तों, हम इसको शुरुआत करते हैं और आज हम सबसे महत्वपूर्ण अपने जो भी टॉपिक रहेंगे उन पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने यहाँ व्यक्तित्व की। तो व्यक्तित्व से रिलेटेड आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। प्लस जब आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तब आपको वीडियो एक व्यक्तित्व से मिल जाएगी, व्यक्तित्व के प्रकार के रूप में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वाला चैप्टर आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर भी इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। व्यक्तित्व के बाद ही हम डिस्कस करेंगे अपने बुद्धि से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, अपनी बुद्धि से रिलेटेड हम अपने इस चैप्टर को भी रिलेट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी बुद्धि से रिलेटेड ही बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है एक कार की है, बहुकार की है, ये सभी तरीके की ये बुद्धि, और आपसे ये भी पूछा जाता है प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक, इस तरीके के इन सभी से रिलेटेड आपको एक वीडियो फिर से मिल जाएगी। और जो आज का टॉपिक है उसको हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। और हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा परामर्श, कि परामर्श होता क्या है। तो दोस्तों, बता दें आपको कि दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है क्या हमारा परामर्श। जो परामर्श होता है वो दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली एक प्रक्रिया है। यह भी हमारा जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन ये टाइम टू टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा हो जाए, ठीक है। तो परामर्श देने वाला और दूसरा होता है परामर्श चाहने वाला। मतलब एक को कहते हैं परामर्श दाता और दूसरों को कहते हैं परामर्श प्रार्थी। परामर्श और निर्देशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के अभाव में दोनों बेकार है। जी हाँ फ्रेंड्स, परामर्श और निर्देशन की अगर बात करें तो ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर हम एक दूसरे के अभाव में ये दोनों बेकार हैं, क्योंकि यदि और निर्देशन के अंतर्गत ही आपका परामर्श आता है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं हम विशेषताओं की। तो देखो क्या विशेषताएं हैं निर्देशन की, तो काउंसलिंग की क्या विशेषताएं हैं। तो परामर्श की विशेषताएं हैं कि किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं किया जाता, बल्कि उसे अपनी समस्या का समाधान करने में सहायता दी जाती है। जी, इसमें परामर्श में होता क्या है कि आपको सिर्फ काउंसलिंग की जाएगी, आपको परामर्श दिया जाएगा कि आपको अपनी जीवन से कठिन परिस्थिति से कैसे निकलना है। तो वही है इसमें कि समस्या का समाधान नहीं किया जाता, लेकिन आपको एक रास्ता दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। तो ये दो व्यक्तियों के बीच होने वाली प्रक्रिया है, केवल दो व्यक्तियों के बीच। लेकिन निर्देशन की बात करें तो निर्देशन बहुत से व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है, लेकिन परामर्श आपका सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही होगा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। तो परामर्श के कुछ मूल सिद्धांत है, जैसे कि स्वीकृति है आपको। परामर्श प्रार्थी को एक पूर्ण मनुष्य मानव समझना चाहिए। दूसरा, हमारा व्यक्ति के लिए आधार भाव होना चाहिए। तीसरी, हमारी आशा उम्मीदें भी होनी चाहिए। साथ में आपको सीखना चाहिए और साथ में आपका जो परामर्श प्रार्थी है उसके साथ आपको सोचना चाहिए, ठीक है। परामर्श प्रार्थी के साथ सोचना चाहिए। अगली बात करते हैं। तो परामर्श के कुछ प्रकार हैं, कुछ प्रविधियां हैं, तो वो हैं आपकी 3। कौन कौन सी? एक हमारी होती है निर्देशीय परामर्श, एक होता है आपका अनिर्देशीय परामर्श और एक होता है समन्वित, मतलब दोनों का मिला जुला रूप होता है। निर्देशीय परामर्श में क्या होता है तो यहाँ देख लीजिए, पूर्ण परामर्श दाता को ही महत्व देने वाला प्रविधि कहा जाता है। किसको? निर्देशीय परामर्श को। निर्देशीय परामर्श की जो विधि है, इस परामर्श को लेके कौन आया? तो इस परामर्श को लेके आए हमारे विलियमसन, ठीक है। अगली बात करेंगे हम अनिर्देशीय परामर्श की। तो अनिर्देशीय परामर्श वो परामर्श है जिसमें पूर्णतया परामर्श प्रार्थी को ही महत्व दिया जाता है, और इसको लेकर आए थे आपके कार्ल रोजर्स। और समन्वित परामर्श की बात करें तो इसमें दोनों को महत्व दिया जाता है, परामर्श प्रार्थी और परामर्श दाता को। अगली बात करते हैं हम व्यक्ति अध्ययन विधि। तो ये व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि है, ठीक है। व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि जो है ये आपकी व्यक्तिक इतिहास विधि भी इसको कहा जाता है। ये मूलतः चिकित्सा विज्ञान में प्रयुक्त की जाती है। क्या? आपकी जो व्यक्तिवृत्त विधि है ये मूलतः चिकित्सा विज्ञान में प्रयुक्त की जाती है। अगली बात करते हैं हम संचित अभिलेख। तो ये संचित अभिलेख क्या होता है? तो एक ऐसा पत्र होता है जिसमें छात्र का स्थायी एवं व्यक्तिगत इतिहास होता है। मतलब उसमें उस छात्र की सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी किसमें? संचित अभिलेख में, ठीक है। अगली बात करेंगे कितने हम, तो साक्षात्कार प्रविधि क्या है? तो साक्षात्कार प्रविधि है दो व्यक्तियों का किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपसी वार्तालाप करना ही आपका साक्षात्कार प्रविधि कहलाता है।
अगली बात करेंगे हम निर्धारण मापनी या फिर रेटिंग स्केल। ये क्या होता है? तो देखिए, सरलता से व्यक्तित्व एवं चरित्र के विभिन्न पहलुओं का मापन करने के लिए निर्धारण मापनी या स्केल रेटिंग स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगली बात करेंगे तो संचित अंक से रेटिंग। संचित अंक से भी रेटिंग की जाती है। ये आपके दो प्रकार की होती है। पहला आपका होता है चिन्हांकन सूची विधि और दूसरा होता है बूजो कौन विधि। चिन्हांकन का मतलब करें तो इसमें चिन्ह के द्वारा व्यक्ति को निर्धारित किया जाता है कि ये किस तरीके का व्यक्ति, उसे मापा जाता है सिर्फ एक सिंबल के रूप में। ठीक है, चलिए अगला हमारा एक डेफिनेशन है, वह बालक पिछड़ा बालक है जिसकी निष्पत्ति लब्धि 85 से कम होती है। ये बात कह रहे हैं सिरिल वर्ट। सिरिल वर्ट कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है उसे हम पिछड़ा बालक कहते हैं। विशिष्ट बालक कौन है? तो वे बालक जो औसत तथा सामान्य बालकों से भिन्न और पृथक होती है। विशिष्ट बालक में ही हम रखेंगे अपने जो समस्यात्मक बालक हैं, इनको भी विशिष्ट बालक में रखेंगे। कोई बालक, जैसे किसी बालक की बुद्धि लब्धि ज़्यादा है तो उसको भी विशिष्ट बालक, किसी की कम है तो उसको भी विशिष्ट बालक, किसी की कोई आँख से एक आँख से प्रॉब्लम है उसे भी विशिष्ट बालक। इस तरीके के सभी बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं, जो कि औसत जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे भिन्न होती हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा समस्यात्मक बालक। तो समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जो कक्षा कक्षा में समस्या उत्पन्न करती है, जैसे कि जिनके व्यवहार अथवा व्यक्तित्व में गंभीर असमानता पाई जाती है। गंभीर का मतलब है ये बहुत ज़्यादा ऊधम करने वाले हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ये क्लास का माहौल बिगाड़ने वाले हो सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई में इनका मन न लगने वाले भी बालक हो सकते हैं। स्पार्क ने 1952 में बताया कि कक्षा में पढ़ाई के बीच बाधा पैदा करने वाले बालकों को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। साथ में कार्य में असावधानी करने वाले बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। कानाफूसी करने वाले बालक, चुगलखोरी करने वाले बालक। दूसरा है आपका चिंतनहीन बालक, जो बिल्कुल से सोचते ही नहीं है किसी के बारे में। ठीक है, अगली बात करेंगे बेचैनी प्रदर्शित करने वाले बालक और अधिक कौतुक करने वाले। अधिक कौतुकी की बात करें तो अधिक बातें करने वाले बालक। ठीक है, ब्रीडन एक महोदय है। ब्रीडन महोदय ने 1956 में 28 प्रकार बताई थी किसके? समस्यात्मक बालक के, कि 28 तरीके के समस्यात्मक बालक हमारे होते हैं। अगला हमारा आता है आर्थर ई ट्रैक्सलर ने समूह निर्देशन के 5 उद्देश्य दिए। किसने? आर्थर ई ट्रैक्सलर ने किसके? समूह निर्देशन के 5 उद्देश्य दिए। ठीक है, कौन कौन से हैं यहाँ देखिए। उपस्थापन, सीखने के अनुभवों की व्यवस्था, साथ में आपका दिया व्यक्तिगत परामर्श और निर्देशन की आवश्यकता, और एक दिया समायोजन एवं विकास। ठीक है, समायोजन एवं चिकित्सा, सॉरी। अगला हमारा समूह गतिशीलता। तो ये समूह गतिशीलता क्या है? तो देखिए, समूह गतिशीलता का मतलब ये होता है कि एक डायनामिक भौतिक शास्त्र से लिया गया है। ये जो समूह गतिशीलता है इसका मतलब होता है डायनामिक्स, और ये भौतिक शास्त्र से लिया गया है। ये जो डायनामिक्स है ये आपका एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। इसका अर्थ आपका होता है शक्ति। शक्ति की अगर हम बात करेंगे तो शक्ति का मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि किसी समूह में छुपी हुई शक्ति के अध्ययन से संबंधित विषय है। समूह गति विज्ञान उन शक्तियों का ज्ञान देता है जो एक समूह में सक्रिय होते हैं, जिससे पता चल जाए कि शक्तियाँ किस प्रकार उभरती हैं, किन दिशाओं में यह शक्तियाँ सक्रिय होती हैं, ये सभी बातें आती हैं। अगली हमारी एक पुस्तक है गाइडेंस सर्विसेज। गाइडेंस सर्विसेज नामक पुस्तक है, उसके राइटर है आपके हम्फ्री तथा ट्रैक्सलर। ठीक है, अगली बात करेंगे विद्यालय निर्देशन सेवाओं के संगठन के प्रचलित सिद्धांत। तो विद्यालय निर्देशन सेवाओं के संगठन के कुछ प्रचलित सिद्धांत हैं। कितने हैं? तो 3 सिद्धांत हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका रेखा संगठन, दूसरा होता है आपका कर्मचारी संगठन, और तीसरा होता है रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन होता है। ठीक है, रेखा संगठन का बात करें तो आपने देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से नीचे तक एक सीरीज में कुछ लोगों के पद वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेखा संगठन। कर्मचारी संगठन क्या होता है? किसी प्रशासनिक पद के अनुसार ही उनको बांटा जाए। ठीक है, चलिए अगला हमारा संगठन। तो संगठन के आपके 2 प्रकार है। पहला आपका होता है भौतिक संगठन और दूसरा होता है मानवीय संगठन। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है निर्देशन सेवाओं में कार्य करने वाले कर्मचारी 2 प्रकार के होते हैं। जो निर्देशन सेवाओं में कर्मचारी काम करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है सामान्य कर्मचारी, दूसरे होते हैं विशेषज्ञ। सामान्य कर्मचारी की बात करें तो सामान्य कर्मचारी में आपके जैसे आ जाता है, जैसे आपका अधीक्षक है, सामान्य अधीक्षक है, प्रधानाचार्य हैं। मतलब ये वो कर्मचारी हैं जो विशेषता होते ही होते हैं, लेकिन इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। अगली बात करेंगे तो विशेषज्ञ से ही सब कुछ होता है, जैसे कि आपके परामर्शदाता है, साथ में प्रधानाचार्य है, अध्यापक है, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सभी विशेषज्ञ हैं, क्योंकि ये सभी किसी न किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ को चेंज कर रहे हैं, तो ये विशेषज्ञ कहलाते हैं। अगली बात करेंगे तो निर्देशन सेवाओं के 3 सिद्धांत बताए गए हैं। निर्देशन सेवाओं के आपके 3 सिद्धांत बताए गए हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका केंद्रीय, एक होता है विकेंद्रीय, एक होता है मिश्रित रूप। ठीक है,
अगली बात करेंगे तो सूचना सेवा जो है ये आपकी एक कार्यविधि है जिसके 3 हैं। इसकी जो कार्यविधि है उसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? सूचना का संकलन करना, सूचना प्रदर्शन करना, सूचना का संक्रमण एवं मूल्यांकन करना। ठीक है। अगली बात करेंगे हम नियोजन की। तो नियोजन हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका शैक्षिक नियोजन और दूसरा होता है कृत्य नियोजन। ठीक है। अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विलियम वुंट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1879 में मनोवैज्ञानिक शाला खोली थी। ठीक है। ठीक है, कहाँ खोली थी? तो ये लिप्जिग शहर में खोली थी आपकी। चलिए अगली बात करते हैं बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। तो बुद्धि परीक्षणों में आपके व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होते हैं, कुछ आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण होते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण है। इस तरीके के आपके जो भी बुद्धि परीक्षण जितने भी हैं वो सभी आपकी जो बुद्धि से रिलेटेड एक वीडियोज पड़ी हुई है, आप उसको देखिएगा, आपको सारा कुछ अच्छे से उसमें ब्रीफली बताया गया है। फिर भी यहाँ भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साथ में व्यक्तित्व के बारे में यहाँ सामूहिक बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड है। यहाँ पर ये देखिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जैसे आपका आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, डॉक्टर जलोटा का बुद्धि परीक्षण, डॉक्टर सोहनलाल का परीक्षण और डॉक्टर प्रयाग मेहता का बुद्धि परीक्षण। बुद्धिलब्धि के लिए एक फॉर्मूला है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100। ठीक है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, एक होती है सामाजिक बुद्धि। इस तरीके से 3 बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। मेरिल पावर मापनी, ये मेरिल पावर मापनी क्या होता है? तो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है, ये व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। इसमें 38 उप परीक्षण हैं जो 1.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बालक के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका क्या? मेरिल पावर मापनी। अगली बात करेंगे हम वेसलर वैल्यूबी टेस्ट की। तो आपका जो वेसलर वैल्यू टेस्ट होता है इसका जो शुरुआत है वो 1944 में की गई और ये 10 से लेकर 60 वर्ष के लिए था। अगली बात करेंगे हम युग में तुलनात्मक विधि। तो 1925 में थर्स्टन ने दी। किसने दी? थर्स्टन ने दी। अगली बात करेंगे विभेदकारता विधि। तो 1948 में एडवर्ड्स एवं किलपैट्रिक ने दी। कौन सी? विभेदकारता विधि। चलिए अब चलते हैं बुद्धि के चैप्टर पर। तो बुद्धि के चैप्टर में भी कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं, साथ में हम समझेंगे अपने व्यक्तित्व से रिलेटेड। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने बुद्धि के चैप्टर पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे जो रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी वो देखिए कहाँ से पूछा जाएगा। आपसे यहाँ से सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी बुद्धि से। ठीक है। तो बुद्धि से समझने के लिए आप यहाँ से देखिएगा कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। बुद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको देखकर या छूकर नहीं समझा जा सकता, बल्कि व्यक्ति के कार्य करने के तरीके से उसकी बुद्धि का अभ्यास होता है। और बुद्धि जो है वो आपकी एक अमूर्त माना जाता है। बुद्धि को कुछ वैज्ञानिकों ने बुद्धि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, जबकि कुछ ने बताया कि वातावरण को महत्व दिया जाता है। लेकिन अधिकतर मनोवैज्ञानिक बुद्धि को वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया मानते हैं। ठीक है। बुद्धि को सर्वाधिक प्रभावित वातावरण करता है। क्यों करता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यक्ति जो है वो वातावरण में रहता है। बुद्धि का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। सबसे पहला आपका आता है बुद्धि समायोजन का योग्यता है। बुद्धि जो है वो आपकी समायोजन की योग्यता है। इस बात को किसने कहा? तो स्टर्न, क्रोज, वर्ट, कालमैन, फ्रीमैन, इन 5 जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने बुद्धि को समायोजन की योग्यता बताया है। साथ में कुछ ने बताया कि बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है। किसने बताया? तो बकिंगम ने, डियरबॉर्न ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने और फ्रीमैन ने बताया कि बुद्धि जो है वो एक सीखने की योग्यता है। अगली बात करेंगे तो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इस बात को कहा बिने ने, स्पीयरमैन ने, टर्मैन ने और फ्रीमैन ने। ठीक है। चलिए अगली कुछ डेफिनेशन से, इन डेफिनेशन से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकती है ये डेफिनेशन। तो पहली डेफिनेशन से कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, इस बात को कहा है बकिंगम ने। दूसरा है बुद्धि समायोजन, अधिगम, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, इसको कहा है फ्रीमैन ने। बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, इसको कहा है डियरबॉर्न ने। अगली बात करेंगे तो बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता, इस बात को बोड्रो ने कहा हुआ है। बुद्धि के कुछ प्रकार हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से बुद्धि के 3 प्रकार बताए, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। ये सभी मैंने आपको बताया। सामाजिक बुद्धि जिसके नेता है, शिक्षक है। मूर्त या स्थूल बुद्धि इंजीनियर, कारीगर, ये सभी होते। अमूर्त बुद्धि ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, जैसे वैज्ञानिक हैं, गणतज्ञ, इस तरीके के हमारे होते हैं, इनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। अगली बात करेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत आपका किसने दिया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ठीक है। कौन कौन सी बुद्धि है? तो इसमें उन्होंने बताया, उन्होंने 7 भागों में बांटा तथा बाद में 8 तथा 9 भागों में। कौन कौन सी? भाषाई बुद्धि है, तार्किक बुद्धि, संगीत बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतराव्यक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। इस तरीके के प्रकार बताई। अगली कुछ सिद्धांत हैं कि बुद्धि का प्रतिदर्श और बुद्धि का न्यायदर्श सिद्धांत की बात थॉमसन ने की। किसने की? थॉमसन ने की। और बुद्धि का जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है वो स्टैनबर्ग ने दिया। कब?
85 में दिया। अगली बात करेंगे तो बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत कैटल एवं हॉर्न ने दिया। ठीक है, कैटल एवं हॉर्न ने दिया। बुद्धि का तरल जो सिद्धांत है ये जन्मजात है, ठोस है वो अर्जित है। तरल बुद्धि की बात करें तो ये बुद्धि तर्क, चिंतन, समस्या समाधान के काम आती है, जबकि ठोस बुद्धि आपकी वातावरण के अनुसार ही चलती है। वैसलर का बुद्धि परीक्षण, तो मनोवैज्ञानिक वैसलर ने बुद्धि परीक्षण, 2 बुद्धि परीक्षण दिए। पहला दिया वैसलर बालक बुद्धि परीक्षण 1949 में, दूसरा दिया 1955 में। ठीक है, वैसलर जो है वो अमेरिकी मनोचिकित्सक भी थे। साथ में बात करेंगे तो बुद्धि के सिद्धांत की कुछ बात करेंगे। तो बुद्धि का एक कार्य की एक खंड एक तत्व सिद्धांत आपका अल्फ्रेड बिने ने दिया, तथा इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वो अविभाज्य होती है। साथ में बुद्धि को 2 कारक, 2 खंड, 2 तत्व में बांटा किसने? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने बताया कि एक सामान्य कारक होते हैं, एक विशिष्ट कारक होते हैं। सामान्य कारक जो जन्मजात कारक है, विशिष्ट कारक जो आपके अर्जित हैं, वातावरण से मिले हुए। स्पीयरमैन ने सर्वप्रथम बताया कि बुद्धि अविभाज्य है। कैसी है? बुद्धि अविभाज्य नहीं विभाज्य होती है। मीन्स विभाज्य नहीं, अविभाज्य नहीं विभाज्य होती है, मतलब इसे हम बांट सकते हैं। और बुद्धि का 3 कारक, 3 तत्व या 3 खंड की बात करें तो स्पीयरमैन ने इसको ही बताया है। ठीक है, साथ में हम बात करेंगे तो बुद्धि के बहुकार की सिद्धांत की। तो बुद्धि का बहुकार की सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकार की सिद्धांत को बहुखंड सिद्धांत के नाम से जानते हैं, बहुतत्व के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, बालू के सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, इसको गिना नहीं जा सकते, इस तरीके सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगली बात करेंगे बुद्धि का समूहकार की सिद्धांत, तो ये आपका लुईस थर्स्टन ने दिया। और बुद्धि को 7 भागों में बांटा, आंकिक कारक, शाब्दिक कारक, स्थानिक कारक, शब्द प्रभाव कारक, तार्किक कारक, स्मृति कारक और प्रत्यक्षीकरण कारक। ठीक है, अगली बात करेंगे तो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया जेवी कैरोल ने। कौन कौन सी? सामान्य बुद्धि, संकीर्ण बुद्धि, व्यापक बुद्धि। और बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, त्रिविमी सिद्धांत, त्रिसंरचनात्मक सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया। बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत फिलिप बर्नन ने दिया। और आगे बात करेंगे तो हम आगे बात कर लेंगे अपने बुद्धि से रिलेटेड। तो बुद्धि से रिलेटेड हमारा ये एक पूर्वकालिक, तो इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण की बात करें तो यह बुद्धि परीक्षण अमेरिका की देन है, जो 1917 में आया है। यह परीक्षण शाब्दिक था, अर्थात इसका उपयोग जो है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए होता था। यह प्रथम विश्व युद्ध के लिए समय आया था। ऐसे आपका आर्मी बीटा है, यह आपको 1919 में आया, जिसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। विनय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस टेस्ट 1922 में आया, लाहौर विश्वविद्यालय में आया। ठीक है, इसी की बात करेंगे भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ये 1955 में चंद्रमोहन भाटिया के अंतर्गत आया था। ठीक है, अगली बात करेंगे हम, तो अगली बात होती है टर्मन का। टर्मन ने मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि के कुछ वर्गीकरण बांटा। कैसे बांटा? तो देखिए, 1 से 40 से अधिक जो बुद्धि होती है उसे हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। 120 से 139 के बीच की जो बुद्धि होती है उसे हम प्रखर बुद्धि बालक कहते हैं। और 110 से 119 के बीच में रहती है उसे हम तीव्र बुद्धि बालक कहते हैं। और 90 से लेकर 109 या 110 तक सामान्य बुद्धि बालक कहलाते हैं। मंद बुद्धि होती है 80 से 89 तक, और निर्बल बुद्धि बालक 70 से 79 तक, और मूर्ख बुद्धि बालक होती है 70 से कम। साथ में आपका जो जड़ बुद्धि बालक होती है उसकी बुद्धि 25 से कम होती है। संवेगात्मक बुद्धि की बात करें तो संवेगात्मक बुद्धि के विषय में सबसे पहले डैनियल गोलमैन ने बताया, जो अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने बताया कि सफल व्यक्ति के पीछे बुद्धि का 20% योगदान होता है तथा 80% संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग बताई। मैकडूगल ने 14 संवेग की बात की। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए व्यक्ति के अंदर। अगली बात करेंगे तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? तो एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो होता है वो एक समय में एक व्यक्ति पर होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक समय में एक से अधिक लोगों पर होता है। इसमें समय अधिक लगता है, किसमें? एक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में इसमें समय कम लगता है। ऐसे आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यह भाषा एवं शब्दों का प्रयोग है, जबकि अशाब्दिक में चित्रों या मूर्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम थोड़ा सा व्यक्तित्व के बारे में भी देख लेते हैं, तो क्योंकि व्यक्तित्व से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि व्यक्तित्व के कुछ व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियां हैं। जैसे 3 विधियां आपकी। एक है जैसे आपकी आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि में क्या है? एक समय में एक व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें आपकी आती है साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि को जो दी है जनक है वो टाइडमैन है। ऐसी आपकी अंतरदर्शन विधि है जिसकी बुलियम बुंट एवं टिचनर है। बुलियम बुंट वही व्यक्ति है जिसने प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला खोली थी। अगली बात करेंगे तो हम वस्तुनिष्ठ विधि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है, जो जिसमें बहिर्दर्शन है, प्रश्नावली है, समाजमिति है। बहिर्दर्शन की बात करें तो वाटसन ने दी, प्रश्नावली की बात करें तो वुडवर्थ ने दी, समाजमिति की बात करें तो जोएल मुर्नो ने दी। अगली बात करेंगे प्रक्षेपण विधि। इसके द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, जिसे सिगमंड फ्रायड ने 1849 में दिया था। इसी के अंतर्गत हमारा आता है इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसे हम IBT कहते हैं, जिसे हम स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। इसमें कुल कार्डों की संख्या आपकी रहती है 10, जिसमें काले एवं सफेद आपके 5 रहते हैं, काले, सफेद और लाल 2 कार्ड रहते हैं, और बहुरंगीय कार्ड आपके
3 रहती है। साथ में ये आया कब, तो ये 1921 में आया तथा ये 13 से 19 वर्ष के बालक के लिए था। अगली बात करेंगे हम टेट। तो टेट को कहते हैं हम थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसका क्या है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसका प्रतिपादन मरे एवं मोर्रे ने 1935 में किया तथा 1938 में मरे एवं मॉर्गन ने एक साथ में संशोधन किया। इसमें जो कुल कार्ड की संख्या है वो 31 है, जिसमें 10 पे पुरुष होते हैं, 10 पे महिला होती है, 10 पे दोनों होते हैं और सादा एक होता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो 14 वर्ष से अधिक उम्र के बालक के लिए किया जाता है। अगली बात करेंगे तो अगला हमारा होता है कैट, जिसे हम बालक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं। इसका जो जनक हैं वो हैं लियोपोल्ड बेलक, जिन्होंने 1948 में इसका प्रतिपादन किया तथा इसमें 10 कार्ड की संख्या रखी गई और यह परीक्षण 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। कितने, तो 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। ठीक है, अगली बात करेंगे तो शरीर रचना के आधार पर भी कुछ बांटा, जैसे कि गोलाकार होते हैं, आयताकार होते हैं, लंबकार होती है, सेल्डन ने बांटा। 16 PF का सिद्धांत आपका कैटल ने दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपका यहाँ पर व्यक्तित्व से रिलेटेड हमने ये भी आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ से जाकर इसकी वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहाँ सारी कुछ एकदम स्पेशल से इसको समझाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी पता चल सके, उनके एग्जाम में भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।